आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीछे हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आगे है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला का क्या कार्य है? तो जीव द्रव्य कला जो है कोशिका की आकृति को निश्चित करता है, अर्थात कोशिका की आकृति का निर्धारण करता है तथा बाहरी आघातों से कोशिका की सुरक्षा करता है। ऐसे दूसरा कार्य है कि बहुकोशिकीय प्राणियों में इसी जीव द्रव्य कला के कारण जो है एक कोशिका अपने जैसे दूसरी कोशिका का चुनाव कर लेती है। तो यह चुनाव जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही होता है। ऐसे तीसरा है कि जीव द्रव्य कला में रीजनरेशन की क्षमता होती है, अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। यदि यह जीव द्रव्य कला कहीं टूट जाता है, कट जाता है, तो उसके स्थान पर जो है पुनः नए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, जिससे कि ये जीव द्रव्य को बहने से रोक देता है, अर्थात इनमें जो है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। ऐसे अगला कार्य है चौथा कि जीव द्रव्य कला पर जो है कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एंजाइम की भांति कार्य करते हैं, अर्थात एंजाइम का ही कार्य करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर, मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स पाया जाता है वह जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस अर्थात जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एंजाइम का कार्य करता है। इससे है कि यह जीव द्रव्य कला जो है कोशिका के अंदर पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण ये जीव द्रव्य कला करता है, अर्थात यही जो है निर्धारण करता है कि कौन सा पदार्थ जो है इस जीव द्रव्य कला से होकर कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ जो है इस जीव द्रव्य कला से होकर कोशिका से बाहर जाएगा। इसका निर्धारण भी जो है ये जीव द्रव्य कला करता है। फिर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है टोनोप्लास्ट या रसधानी कला। कि पीछे जब हम लोग सेल कोशिका का फिगर पढ़े थे तो इस कोशिका की संरचना में जो है जो बीच में एक केंद्रक होता है, इसके चारों ओर प्लांट सेल में एक बड़ी संरचना पाया जाता है जिसे वैक्यूल्स या रेक्टिका कहते हैं। और ये रेक्टिका जो है जो चारों ओर से ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा, झिल्ली के द्वारा घिरी है, इसे जो है रेक्टिका मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन रेक्टिका कला कहते हैं, या इसे जो है रसधानी कला कहते हैं, या इसे जो है टोनोप्लास्ट कहते हैं।
और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, इस तरल पदार्थ को हम रिक्तिका द्रव या टोनोप्लाज्म कहते हैं। टोनोप्लाज्म या रिक्तिका द्रव कहते हैं। और इसकी झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, रिक्तिका कला या रसधानी कला। और ये जो है सेल बाहर, सबसे बाहर जो है सेल वाल, और उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, जीव द्रव्य कला। तो जीव द्रव्य कला और इस टोनोप्लास्ट के बीच में जो कोशाद्रव्य है, या बीच का कोशाद्रव्य दो भागों में विभक्त होता है। कोशाद्रव्य अर्थात जीव द्रव्य कला और केंद्रक कला के बीच में तरल मैट्रिक्स जो पदार्थ होता है, इसे साइटोप्लाज्म कोशाद्रव्य कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट और जीव द्रव्य कला के बीच में ये जो कोशाद्रव्य है, ये दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को हिंदी में बहिर्द्रव्य और इंडोप्लाज्म को हिंदी में अंतर्द्रव्य कहते हैं। तो जो कोशाद्रव्य इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है, उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो कोशाद्रव्य इस टोनोप्लास्ट से नज़दीक होता है, उसे हम इंडोप्लाज्म कहते हैं। ये इंडोप्लाज्म जो होता है, ये तरल पदार्थ जो है रवानुमा होता है, तरल होता है, और एक्टोप्लाज्म जो होता है वह गाढ़ा होता है। तो यह टोनोप्लास्ट अर्थात कोशाद्रव्य में ये जो रिक्तिका है, इस रिक्तिका को घेरने वाली जो झिल्ली है, इसे ही जो है हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब जो है कोशाद्रव्य में दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक जो है कलाओं में जो है विभिन्न तंत्र, जैसे हरिम कड़क है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, नहीं तो हरिम कड़क है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है। इनकी इकाई जो है एक अथवा दो एकक झिल्लियों से घिरे होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। और इन कोशिकांगों को उपापचय का सक्रिय कोशिकांग कहते हैं। तो एक प्रावस्था जो है वो कोशाद्रव्य किया है कि इसमें जो है उपापचय के सक्रिय कोशिकांग पाया जाता है। एक कोशाद्रव्य में ही उपस्थित होता है, अर्थात एक कोशिकांग जो है बिखरे होते हैं। दूसरा है कि कोशिका द्रव्य का वह भाग जो अवरित रूप में अर्थात कंटिन्यूअस फेज में पाया जाता है तथा प्रकाश समांगी होता है, इसे हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं, या इसे ही जो है ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं, या इसे जो है कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स कहते हैं। और यह जो है साइटोसाल में विभिन्न प्रकार के जो बीकर होता है, वो बीकर इसी हाइलोप्लाज्म में होता है। जो साइटोसाल में संग्रहित मंड के कण पाए जाते हैं, संचित मंड कण पाए जाते हैं, वो भी जो है इस हाइलोप्लाज्म के अंदर ही संचित होता है। ठीक है, तो ये टोनोप्लास्ट। फिर आता है कि साइटोस्केलेटन क्या है, कोशिका कंकाल क्या है। पहले जो है यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोसाल अर्थात कोशाद्रव्य कुछ की जानकारी के अनुसार जो है कुछ समय पूर्व तक यह माना जाता था कि यह जो है यूकैरियोटिक कोशिका का साइटोसाल जो है कोशाद्रव्य जो है ये रचना विहीन है, इनमें कोई संरचना जो है पाई नहीं जाती है।
लेकिन सन 1970 ईस्वी में जो है जब उच्च वोल्टता की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, तो इनके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब कोसा का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इनमें जो है सूक्ष्म धागे जैसी संरचना है, और इस सूक्ष्म धागे जैसी संरचना जो है कोशिका की एक निश्चित आकृति बनाने का कार्य कर रहा है। यदि ये सूक्ष्म धागे जैसी संरचना न हो तो कोशिका एक निश्चित आकृति नहीं होगी, क्योंकि कुछ कोशिकाएं जो है बहुभुजाकार होती हैं, कुछ गोल होता है, कुछ दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होता है। तो इनकी एक निश्चित आकृति, जैसे मानव शरीर की एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य जो है अस्थि करता है, हमारा अंतःकंकाल करता है, अर्थात वह संरचना जो मानव शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है उसे हम कंकाल कहते हैं। यदि मानव शरीर से कंकाल को निकाल दिया जाए तो मानव शरीर जो है एक मांस का गठरी, मांस का लोथड़ा के समान जो है मानव शरीर दिखाई देगा। तो जैसे मानव शरीर की संरचना स्केलेटन, कंकाल निर्धारित करता है, वैसे उच्च वोल्टता के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद अध्ययन किया गया जब कोशिका का, तो देखा गया कि इसमें सूक्ष्म धागे हैं, और ये सूक्ष्म धागे जो है एक तरफ प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ जो है इस कोशा द्रव्य में जो सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जा रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, गोल्गी बॉडीज कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकांग है। तो एक तरफ ये सूक्ष्म कंकाल जैसी संरचना, सूक्ष्म धागे जैसी संरचना प्लाज्मा लेमा से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ जो है सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग से जुड़ा है, जो कोशिकांग को कोशा द्रव्य में एक निश्चित आधार प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक पीपल की पत्ती जब पेड़ से गिरकर जो है नीचे मृदा में गीली मिट्टी में धंस जाती है और कुछ समय तक वो पत्ती यदि मिट्टी के संपर्क में रहती है तो उसका जो मीसोफिल होता है, पर्ण मध्योतक होता है, वो सड़ जाता है और केवल उसमें जो सिराएं होती हैं वो सिराएं ही दिखाई देती है। तो सिरा देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी संरचना कैसी है और ये पीपल के पत्ती का ही है, सिरा देखकर। वैसे ही वहाँ सिरा भी क्या स्केलेटन की भांति काम कर रहा है, वो सिरा भी वहाँ जो है क्या संरचना निर्धारण का काम कर रहा है। वैसे इस कोशिका में भी सूक्ष्म पतले धागे के समान जो संरचना होती है, उच्च वोल्टता के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पता चला। तो इसे ही जो है साइटोस्केलेटन कहते हैं और यही कोशिका का निर्धारण करता है। फिर जो आता है कि उपापचय के सक्रिय कोशिकांग क्या हैं, अर्थात जीव शरीर में होने वाले समस्त उपचयी और अपचयी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। तो इसके सक्रिय कोशिकांग एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है कि लवक या प्लास्टेट्स, फिर आता माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम्स, मीसोसोम्स, लाइसोसोम्स, स्फेरोसोम्स, माइक्रोबॉडी, इस सब के सब क्या हैं, एक उपापचय के सक्रिय कोशिकांग है। और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टेट्स अर्थात लवक।
प्लास्टिड्स लवक। लवक शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम हेकेल नामक वैज्ञानिक ने लवक शब्द का प्रयोग किया। और ये जो है जीव द्रव्य के बने चपटे गोल आकार के होते हैं, जो प्रायः प्लांट सेल अर्थात पौधों की कोशिकाओं में ये लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो है लवक का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। जबकि हम प्लांट के अंतर्गत जो है बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गे का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन ये लवक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में, जीवाणु में, कवक में भी अनुपस्थित होता है। इनमें भी ये लवक प्लास्टिड्स जो है पाया नहीं जाता है। ये कोशिका में जो है लवक जो है जगह जगह जो है बिखरे होते हैं, तथा अन्य जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, जितने भी इस लवक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग है, लगभग उन सब में सबसे बड़ा जो है ये प्लास्टिड्स होता है। और कुछ पौधों में जो है ये लवक जो है रंगीन होता है, कुछ पौधों में ये लवक जो है रंगहीन होता है। तो रंग के आधार पर जो है लवकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्लास्टिड्स को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक को कहते हैं रंगहीन अथवा अवर्णी लवक, रंगहीन अथवा अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन अथवा अवर्णी लवक। दूसरा होता है रंगीन, रंगीन अर्थात वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है कि रंगीन में ही जो हरा रंग का होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो 3 वर्गों में जो है लवक को बांटा गया है। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ल्यूकास शब्द है, ल्यूकास, और ल्यूकास मीन्स होता है वाइट, और वाइट मीन्स सफेद। और प्लास्ट मीन्स लिविंग, अर्थात पौधे का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो उस भाग में जो है ल्यूकोप्लास्ट अर्थात अवर्णी लवक जो है पाया जाता है। इसमें मंड का संग्रह होता है, मंड इकट्ठा होता है, प्रोटीन का संग्रह होता है। इसका आकार जो है रॉड शेप, छड़ के आकार का हो सकता है या गोल हो सकता है। ये भ्रूण कोशिकाओं, लिंग कोशिकाओं और विभज्योत्तकी कोशिकाओं तथा मृदु उत्तकी कोशिका, इन सभी कोशिका में जो है ये अवर्णी लवक पाया जाता है। और जो छोटा अवर्णी लवक होता है, वो छोटा अवर्णी लवक जो है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो हरित लवक में बदल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि टमाटर का जो पौधा है और टमाटर का फल जो है अभी पकड़ा हुआ ही है, अर्थात अभी टमाटर के फल का निर्माण हो रहा है, बहुत छोटा है। तो देखते हैं
कि वह जो है सफ़ेद सा कुछ दिखाई देता है, सफ़ेद सा दिखाई देता है, अर्थात उसमें अवाड़ी लवक है। और जब कुछ बड़ा होता है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हरा रंग का दिखाई देता है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये अवाड़ी लवक जो है हरित लवक में परिवर्तित हो गया, और जब परिपक्व हो जाता है, पकता है, तो ये हरित लवक जो है वाड़ी लवक में परिवर्तित हो गया, लाल रंग का टमाटर दिखाई देता है। तो जो छोटे अवाड़ी लवक हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण जो है ये हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो आलू है, आलू हम बोते हैं तो आलू जो है भूमिगत तना है, और ये मृदा मिट्टी के अंदर जो है आलू बढ़ता है, कंद है। तो जब कोई भी आलू का कंद यदि वहाँ से मिट्टी हट गया और वो ऊपर आ गया, तो जितना भाग ऊपर आया है मिट्टी के ऊपर, उस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उतना भाग जो है आलू का हरा रंग का हो जाता है, अर्थात ये अवाड़ी लवक जो है हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे जो है इस अवाड़ी लवक को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अवाड़ी लवक के कितने प्रकार होते हैं।